और चलिए शुरुआत अब सीआरपीएफ की वीरांगनाओं के दम से करते हैं, जहां नक्सलियों के गढ़ में गरजने के लिए सीआरपीएफ की महिला कमांडोज का बाइकर्स दल अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर है। वो आज आगरा पहुंच गया है, जहां भव्य स्वागत उनका हुआ। कई रंगारंग कार्यक्रम उनके उत्साहवर्धन के लिए आगरा में आयोजित किए गए। अब आपको बता दें कि सीआरपीएफ की वीरांगनाएं नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले जगदलपुर की यात्रा पर है। 38 बाइक से ये 75 महिला बाइकर्स 16 दिन में 1848 किलोमीटर का सफर जो है तय करेंगी। नारी शक्ति के जयघोष और नक्सलवाद और माओवाद के अंत के संदेश को लेकर ये बाइकर्स आगे बढ़ रही हैं। और नारी शक्ति को दिखाती हुई ये 8 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से दिल्ली से ये पूरा दल रवाना हुआ और उसके बाद कैसे भव्य स्वागत किया गया, वो इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। नारी तो नारायणी, कुछ इसी तरह का संदेश देने के लिए निकला सीआरपीएफ के महिला कमांडोज का दस्ता ताज नगरी पहुंच गया। वहां इन महिला कमांडोज का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। एनसीसी कैडेट्स ने उनके स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। इस महिला दस्ते को सलामी भी दी गई। इस दौरान सीआरपीएफ की दूसरी टुकड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया। ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से उनका स्वागत यहां पर एनसीसी कैडेट्स के द्वारा किया गया। ये नारी शक्ति की तस्वीरें हैं जो किसी को भी मुझे लगता है कि जोश से लबरेज जरूर कर देंगी। बिल्कुल 3 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन इन तस्वीरों में महिला सशक्तिकरण को साफ तौर पर देखा जा सकता है। 5 राज्यों से होकर जब ये दल गुजरेगा तो कितने लोगों को प्रोत्साहित करेगा, हिम्मत देगा, ये समझा जा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ताज नगरी पहुंचने पर सीआरपीएफ डेयर डेविल्स की बाइक रैली का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में पहला नंबर हासिल करने वाली इस टीम को बधाई दी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीआरपीएफ की महिला टीम इंडिया गेट से बाइक रैली लेकर निकली है। आगरा पहुंचने पर एनसीसी कैडेट्स ने सीआरपीएफ के इस दल को सलामी दी। आगरा के बाद ये दल मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए रवाना हो गया। सफर के दौरान महिला बाइकर्स बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेंगी। तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिला बाइकर्स को जब ये पूरा जत्था आगरा पहुंचता है तो यहां सलामी दी जाती है और उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए ये पूरा जत्था रवाना हो जाएगा और मध्य प्रदेश के बाद जगदलपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है वहां पर इसका समापन होगा। जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ में है करीब 1878 आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 साल देश की आजादी पर पहली बार जो गणतंत्र दिवस की परेड इंडिया गेट पर आयोजित होती है उसमें सीआरपीएफ ने अपना महिला दस्ता उतारा। ये उनको बधाई। दूसरी खुशी की बात है कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्स की प्लेटून उतरी थी, लेकिन फर्स्ट जेंट्स और लेडीज लगा करके हमारी सीआरपीएफ फर्स्ट आई है उस परेड में। तब ये हुआ कि डेयर डेविल्स की 75 लड़कियां सीआरपीएफ की बाइक एक्सपीडिशन से इंडिया गेट से चल करके जगदलपुर छत्तीसगढ़ तक लगभग 1878 किलोमीटर की यात्रा करेंगी, जिसमें 8 पड़ाव होंगे। सीआरपीएफ के इस मिशन का मकसद है नारी शक्ति का जयघोष, जिसे पूरा करने के लिए सीआरपीएफ डेयर डेविल्स के बाइकर्स कल इंडिया गेट से रवाना हुई। 38 बाइक्स पर 75 महिला बाइकर्स ने सफर की शुरुआत की है। ये पहला मौका है जब नक्सल प्रभावित इलाके में महिला बाइकर्स का जयघोष सुनाई देगा। ये यात्रा दिल्ली समेत 5 राज्यों से गुजरेगी। तो इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। मेरे दाएं बाइक्स हैं, मेरे बाएं बाइक्स हैं। उन बाइक्स पर सवार है सीआरपीएफ की महिला शक्ति जो आज रवाना हो रही है जगदलपुर की यात्रा के लिए। जी हां, पूरी 38 बाइक्स हैं और 75 महिला जवान इन बाइक्स पर सवार होकर इस यात्रा को संपन्न करेंगी। आपको बताएं कि ये जो पूरा टूर है यानी कि 9 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है और 25 मार्च को ये जगदलपुर पर खत्म होगा। 16 दिन, 75 डेयर डेविल्स और एक संदेश। नारी क्या नहीं कर सकती। घर चलाने से लेकर सरहद की सुरक्षा तक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती है। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ की ये वीरांगनाएं नया इतिहास रचने निकली हैं। आपको हम बता दें कि ये पहला मौका है
जब किसी नक्सल प्रभावित इलाके में इस किस्म का एक्सपीडिशन महिलाओं का सीआरपीएफ का जा रहा है। आपको बताएं कि जो स्थापना दिवस है सीआरपीएफ का, यानी कि जो इनका रेजिंग डे है, उसके सेलिब्रेशंस के लिए ये पूरा एक्सपीडिशन जाएगा। और इस एक्सपीडिशन का जो मकसद है, इस पूरी यात्रा का मकसद ये है कि देश में महिलाओं की शक्ति को पूरे देश से वाकिफ कराना, पूरे देश को उससे वाकिफ कराना और ये बताना कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। 16 दिनों तक ये 75 डे डेविल्स करीब 1848 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। इस दौरान महिला बाइक सवारों का यह दस्ता दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, भांद्रा, रायपुर और कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। इस यात्रा के दौरान ये बाइकर्स दिल्ली के अलावा यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से गुजरेगा और समाज में नारी सशक्तिकरण का संदेश देगा। तो इस समय हम सीआरपीएफ की उन महिला प्रहरियों के साथ मौजूद हैं, महिला जवानों के साथ मौजूद हैं जो निकली हैं दिल्ली से जगदलपुर की यात्रा पर महिला शक्ति का संदेश लेकर। एक 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक चलने वाली ये यात्रा, और इस समय जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये उन्हीं महिला कंटिंजेंट का हिस्सा है, उन्हीं महिला टीम का हिस्सा है जो नई दिल्ली से जगदलपुर की यात्रा पर निकली हैं। ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीआरपीएफ का महिला एक्सपीडिशन इस तरीके से किसी नक्सलाइट प्रभावित इलाके में जा रहा है, तो इसके लिए क्या कोई विशेष ट्रेनिंग दी आपने? हाँ, विशेष ट्रेनिंग हुआ है हमारा जी। 1 महीने का इसके लिए। तो वहाँ के जो भी जितने भी अपने कार्यक्रम करेंगे उसके लिए, और ये पूरी हमारी जो टीम है ये स्पेशलिस्ट है। इसमें हमारी 6 बटालियन है, 6 बटालियनों की जो बेस्ट लड़कियां हैं वो इसके लिए ली गई है, चुनी गई हैं। दिल्ली से जगदलपुर जा रहे हैं तो हर गांव की हर क्षेत्र से हम गुजरते हुए जाएंगे, तो एक मिसाल है हम महिलाओं के लिए, एक उनके लिए उद्देश्य दिया जाएगा कि देखो महिला क्या नहीं कर सकती है। मैम ने बताया कि 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में क्या क्या आपने सीखा? सर, पहले तो हमारे को फिजिकल फिटनेस के लिए बताया गया। हमारा मॉर्निंग एक शेड्यूल था जिसमें हम मॉर्निंग में उठ के पीटी करते थे, उसमें आपको फिट रखना है। देन हमारा ब्रेकफास्ट है, उसके बाद हमारा ग्राउंड प्रैक्टिस। सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति कायम करने में अहम भूमिका निभाई है। खासकर कोबरा बटालियन ने दुर्गम इलाकों में अदम्य शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया है। नक्सल इलाकों के अंदर शांति बहाल करने का काम सीआरपीएफ ने किया, और वो काम संवेदनशीलता के साथ किया। वो संवेदनशीलता जो पुरुष हैं उस वर्ग की भी थी, और कई जगहों पर जहां पुरुष नहीं जा पाते वहां पर महिला दस्ता बहुत आवश्यक है, और वो महिलाओं ने आगे अग्रिम भूमिका भी अदा की है। इन महिला जवानों का यही हौसला अब समाज में महिलाओं के बीच एक अलग अलग जगाएगा, उन्हें खुद की ताकत से रूबरू करवाएगा। बाइक पर सवार सीआरपीएफ की इन वीरांगनाओं का यह सफर 25 मार्च को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में संपन्न होगा। इस दिन जगदलपुर में सीआरपीएफ का स्थापना उत्सव मनाया जाएगा और नारी शक्ति का जो संदेश लेकर ये महिला बाइकर्स दिल्ली से चली हैं, उसका जय घोष वहां भी सुनाई देगा। एक नारी सशक्तिकरण का एक मैसेज है, और आपने ये बताया है कि शांति, और इसके माध्यम से हम जहां आप पूरे नागरिक सशक्त हो जाते हैं और विशेषकर हमारे महिला सशक्त हो जाते हैं, तो ऐसा कोई अशांति क्षेत्र नहीं है जहां हम शांति बहाल नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा मौका है जब सीआरपीएफ की स्थापना का उत्सव दिल्ली के बाहर मनाया जा रहा है। पिछले साल ये सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर में हुआ था। अनंत भट्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहां भी बेटियों के ही चर्चे हैं। अपने हुनर से वो नया इतिहास रच रही हैं, साथ ही समाज में लोगों के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही है। असल में सरकार की तरफ से घाटी की लड़कियों को मुफ्त में स्की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग कैंप फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में लगाया गया है, जिसमें 45 लड़कियां शामिल हैं। वहां दूर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर के ऊपर ये लड़कियां अपने हुनर का प्रदर्शन करती हुई नजर आईं। इस दौरान कोच उन्हें इस खेल से जुड़ी बारीकियां भी समझाते दिखे। असल में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से हर साल इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाली छात्राओं को सभी जरूरी चीजें मुफ्त में प्रोवाइड भी करवाई जाती हैं। यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे से सिखाते हैं।
और मैं लेजेंड स्कूल से हूँ। और मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी गुलमर्ग आए, स्की करें, विजिट करें। या बहुत अच्छा ये वेदर भी फिलहाल है, बहुत इंजॉय हो रहा है और ये जो कोर्स है बहुत फायदेमंद है हमारी फ्यूचर के लिए। और जो गुलमर्ग प्लेस है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं बाकी लोगों से बोलना चाहती हूँ आप आइए, आप गुलमर्ग देखिए, एंजॉय कीजिए और अगर हो सके तो स्कीइंग कोर्स भी कीजिए। बात अगली खबर की कर लेते हैं जो गोवा से सामने आई है, जहां जंगलों में आग से हड़कंप मचा हुआ है। वैसे इस आग को बुझाने के लिए अब वायु सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां MI-17 हेलीकॉप्टर्स को इस काम के लिए तैनात किया गया है, जो लगातार जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए आसमान से पानी गिरा रहे हैं। एक दिन पहले भी वायुसेना का ये अभियान जारी था। हेलीकॉप्टर ने कई उड़ानें भरी और पानी बरसाया। ये हेलीकॉप्टर एक बड़ी बकेट में नजदीक की झील या समंदर से पानी लेकर आए, फिर जंगल के ऊपर मंडराते हुए उसने पानी की बौछार की। कुदरत के कहर से बचाने वाला सैटेलाइट भारत पहुंच चुका है। इसरो और नासा ने मिलकर इस सैटेलाइट को तैयार किया है। कल अमेरिका के नासा सेंटर से इसे बेंगलुरु लाया गया। इसरो अगले साल इस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। लोहे के इस कंटेनर में कुदरत के कहर से बचने का तकनीकी करिश्मा छिपा है। इसरो और नासा ने जब मिलकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का फॉर्मूला तलाशा तो नतीजा इस सैटेलाइट के तौर पर सामने आया। इस सैटेलाइट का नाम है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार सैटेलाइट गुरुवार को अमेरिका के नासा सेंटर से बेंगलुरु पहुंच गया। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान इस सैटेलाइट को लेकर भारत पहुंचा। लॉन्च होने के बाद यह सैटेलाइट कुदरत में होने वाले बदलावों पर बड़ी बारीकी से नजर रखेगा। यह सैटेलाइट पूरी दुनिया को वक्त रहते तूफान, भूकंप, भूस्खलन, आग, ज्वालामुखी और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देता रहेगा। इस सैटेलाइट को फिलहाल बेंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में रखा गया है। रडार और सैटेलाइट को जोड़ने के बाद यहां इसके कुछ टेस्ट किए जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद इसरो अगले साल इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। निसार सैटेलाइट के निर्माण में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके मेष रिफ्लेक्टर का व्यास 40 फीट है। ये दिन और रात दोनों समय काम कर सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो GSLV MK2 रॉकेट इस्तेमाल कर सकता है। इसे नियर पोल अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। यह 12 दिनों में धरती का एक चक्कर लगाएगा। इस सैटेलाइट का कुछ हिस्सा भारत में बना है, जबकि कुछ हिस्सा नासा ने बनाया है। इसका रडार इतना ताकतवर है कि ये 240 किलोमीटर तक के एरिया की साफ तस्वीरें ले सकता है। निसार सैटेलाइट अंतरिक्ष में पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। धरती पर कुदरत के कहर की जानकारी देने के साथ साथ यह धरती पर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के बारे में भी आगाह करेगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ जमा हो चुके कचरे की जानकारी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत यात्रा में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को आज राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। अहम बैठक ये होने वाली है दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होने वाली बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और फिर संयुक्त बयान भी जारी करेंगे। इस बैठक के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई बड़े समझौतों पर दस्तखत होने की भी संभावना है। अल्बनीज की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल मुंबई दौरे पे पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत का मुआयना किया। वहां उन्हें नौसेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया भारत, अमेरिका और जापान से मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के बहुराष्ट्रीय टेलिस्मैन सेबर अभ्यास में भी भाग लेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए सुरक्षा और समृद्धि के लिहाज से हिंद महासागर का बहुत ही खास महत्व है और रक्षा मामलों में भारत ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पार्टनर है। एंथनी अल्बनीज INS विक्रांत पर भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के कॉकपिट में भी सवार हुए। उन्होंने INS विक्रांत पर तैनात लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और सामरिक साजो सामान का भी इस दौरान जायजा लिया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़े कदम के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक दूसरे के क्षेत्रों में समुद्री गश्ती विमान तैनात किए हैं।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। हमेशा धीर गंभीर रहने वाले धामी ने यहां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ करने के साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाया। सीएम धामी ने भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी में राफ्टिंग का मजा लिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि एडवेंचर टूरिज्म में टनकपुर और शारदा नदी देश में ही नहीं विश्व के नक्शे में उभरेगी। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि दर्शन को आने वाले श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के साथ ही राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का भी आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल में देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों के व्यंजनों का स्वाद चखने को आपको मिलेगा। 10 से 12 मार्च तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल में कई विदेशी स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। उधर आयोजक भी इसके सफल आयोजन से काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली वालों को मिलेगा स्वाद का भंडार। राजधानी में आएगी पकवानों की बहार, क्योंकि दिल्ली में शुरू हो रहा है फूड फेस्टिवल शानदार। अगर आप भी खाने पीने के एकदम शौकीन हैं या आप भी अपने इंस्टाग्राम में फूडी लिखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजधानी दिल्ली में 3 दिन का फूड फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से और विदेशों से लोग आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि एक ही जगह पर कई सारे पकवान का स्वाद लिया जा सकेगा। ये फूड फेस्टिवल राजधानी दिल्ली में 10 मार्च से 12 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली टूरिज्म फूड फेस्टिवल को दिल्ली का पर्यटन मंत्रालय आयोजित कर रहा है। इस फूड फेस्टिवल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय खाद्य व्यंजनों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यहाँ तरह तरह के भारतीय व्यंजनों की भरमार होगी। भारत के 8000 साल के इतिहास को दर्शाने वाला जायका आपको यहाँ मिलने वाला है। इस इवेंट को और यादगार बनाने के लिए बैंड्स भी आने वाले हैं। 10 मार्च को मिरग्या, 11 मार्च को इंडियन ओशन और 12 मार्च को परिक्रमा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजित किया जाएगा। खास बात है कि सभी की एंट्री फ्री होगी। ये फेस्ट सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक आयोजित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी मान्य नहीं होगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि HUID होना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा। सरकार का कहना है कि अब केवल 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही मान्य होगा। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार या फिर कोई खास अवसर, हिंदुस्तान के लोग सोने के इन आभूषणों को खरीदना नहीं भूलते हैं। कभी गिफ्ट देने के लिए तो कभी खुद के लिए। लेकिन सोना खरीदते वक्त ग्राहकों को ये भी चिंता जरूर सताती है कि उनका खरीदा गहना खरा है या नहीं, या फिर सोने में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है। ग्राहकों की इन्हीं चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने 1 अप्रैल से अब 31 मार्च के बाद से देश में सिर्फ 6 अंक के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क वाले आभूषण ही बेचे जाएंगे। यानी ग्राहकों को उनके गहनों की पूरी गारंटी मिलेगी और वो तसल्ली से सोने के आभूषण खरीद पाएंगे। सोने की परख अगर आपको करनी है तो आपको समझना होगा कि आखिर सोना कितना खरा है, और शायद यही वजह है कि 1 अप्रैल से बहुत सारे नियमों में चेंज होने वाले हैं। 6 डिजिट कोड के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर कहीं ना कहीं आप सोने की परख कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सोने की सच्चाई क्या है, वो कितने कैरेट का है, क्या वो सही है या गलत है। और इन्हीं नियमों में चेंज करते हुए सरकार ने आम जन के लिए कुछ सुविधाएं दी हैं। इससे पहले देश में 256 जिलों को 23 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया था। फिर 1 जून 2022 से 32 और जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया। यानी अभी तक कुल 278 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू है, जिसे अब पूरे देश में 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। सरकार ने BIS ने ये मैग्नीफाई गिलास हमारे को मैंडेटरी किया हुआ है। हर दुकान में ये गिलास होना जरूरी है। ग्राहक को इसको नजदीक ले जा करके
और ये HUID इसको देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर आ जाती है जो आपके पास सेटिंग करेंगे, उससे वो नंबर को BIS के केयर ऐप पे डाल के और वो देख सकता है कि वाकई में इस ज्वेलर से जो लिया है ये सही है, और इसकी गारंटी जिसने हॉलमार्क सेंटर ने की है उसने भी ली है, ज्वेलर की भी है, तो इससे शोषण बचता है ग्राहक का। हालांकि अभी तक 4 अंकों के साथ साथ 6 अंकों के HUID का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी 2 अलग तरह के हॉलमार्क से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। अब सरकार के नए फैसले से 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब केवल 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही इस्तेमाल करना होगा। पहले HUID जो है वो 4 डिजिट का था, तो अभी मार्केट में दोनों HUID चल रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद सिर्फ जो 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID है वही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। असल में हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर गहनों की शुद्धता की पहचान है। ये 6 नंबर का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं। इस कोड के जरिए ग्राहकों को गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है और इससे धोखाधड़ी की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात छतरपुर के बागेश्वर धाम की होली की कर लेते हैं। वहां होली के मौके पर 2 दिनों का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका एक दिन पहले समापन हो गया। 2 दिनों तक चले इस होली के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त बागेश्वर धाम में होली खेलने के लिए पहुंचे। वो बाबा के गीतों पर झूमते गाते हुए नजर आए। बाबा ने भी भक्तों को निराश नहीं किया, उन्होंने खुद माइक थामा और होली से जुड़े कई गीत गाकर समा बांध दिया। इस दौरान उन्होंने अपने भक्तों को रंग भी लगाया। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छतरपुर में होली के जश्न में लोग नाचते झूमते हुए गाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन तक बागेश्वर धाम में होली के रंग इस तरीके से नजर आए हैं, जहां पूरे देश भर में होली पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। ये तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि ये तस्वीरें बागेश्वर धाम से सामने आई हैं और वहां पर गीत संगीत के साथ साथ रंग अबीर गुलाल के साथ होली मनाई गई है और ये लोगों का उत्साह जोश देखते ही बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग जिस तरीके से ब्रज पहुंचते हैं, बागेश्वर धाम भी पहुंचे हैं और वहां पर भी होली का उत्सव इसी तरीके से मनाया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को 100 फीट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर शहीद जवानों के परिवार भी मौजूद थे। डोडा में ये अपनी तरह का पहला 100 फीट ऊंचा तिरंगा न सिर्फ सेना के लिए बल्कि पहाड़ी जिलों के सभी निवासियों के लिए गर्व की बात है। पिछले साल जुलाई में किश्तवाड़ में इतना ही ऊंचा तिरंगा फहराया गया था। असम के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। असम का नाम लचित बोरफुकन पर 42 लाख से ज्यादा निबंधों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। देखिए, असल में असम सरकार ने लचित बोरफुकन के जन्म की 400वीं वर्षगांठ के मौके पर 1 साल तक चलने वाले उत्सव का आयोजन किया। इसके तहत दुनिया भर के कुल 42 लाख 94,350 हाथ से लिखे निबंध मिले। इस निबंध की एक ऑनलाइन फोटो एल्बम को जारी किया गया। गुवाहाटी में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को इसका प्रमाण पत्र सौंपा गया। लचित बोरफुकन ने पूर्वोत्तर में मुगलों को धूल चटाई थी। उन्होंने मुगलों के कब्जों से गुवाहाटी को छुड़ाकर उस पर फिर से अपना कब्जा जमाया था। इसी गुवाहाटी को फिर से पाने के लिए मुगलों ने अहोम साम्राज्य के खिलाफ सरगाई घाट की लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में मुगल सेना 1000 से ज्यादा तोप के अलावा नौकाओं का इस्तेमाल उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी लचित की रणनीति के आगे उनकी एक नहीं चली।
नागपुर की जोया शेख ने विदेशी भूमि पर देश का परचम बुलंद कर दिया है। अपनी काबिलियत के दम पर जोया ने मिसेस यूनिवर्स पेजेंट प्रतियोगिता में तीसरी रनरअप का खिताब हासिल कर इतिहास रच दिया है। बुल्गारिया की धरती पर आयोजित हुए समारोह में जोया ने कई देशों से आई सुंदरियों को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। सिर पर ताज और एक नहीं बल्कि 3-3 सैश के विजेता ये है नागपुर की जोया शेख, जिन्होंने विदेशी धरती पर देश का नाम रोशन किया है। जोया ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स पेजेंट प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रतियोगिता में उन्हें कुल 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित हुई, जहां से अब जोया स्वदेश लौट आई। अपनी सफलता पर उन्होंने खुशी जताई और ये भी उम्मीद जताई कि एक दिन ये पेजेंट किसी भारतीय महिला के नाम जरूर होगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको जाने और लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट करें। जिन भी औरतों को, जिन भी वुमेन्स को ये ख्वाहिशात होती है कि हमें ऐसे पेजेंट पे जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा पेजेंट है। जैसे मिस यूनिवर्स को हर कोई जानता है, बट मिसेस यूनिवर्स को हर कोई नहीं जानता है, अभी तक इससे कोई अवेयर नहीं। बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या, ये सभी को लगता है कि अभी तक 45 इयर्स में कोई भी इंडियन बनकर नहीं आई है, तो शायद इसलिए लोग इसे अवेयर नहीं है कि मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि लोग अवेयर हो सके। कोई न कोई एक इंडियन कभी ना कभी मिसेस यूनिवर्स का विनर का खिताब लेकर इंडिया में आए, तो मुझे बहुत प्राउड होगा उस दिन। भारत का नाम रोशन करने वाली जोया सिराज शेख भारत की पहली महिला है जिसने ये उपलब्धि अपने नाम की है। इस पेजेंट में उन्हें मोस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथ ही जोया को मिसेज यूनिवर्स ब्रिलियंस अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें टॉप 25 मिसेज यूनिवर्स की श्रेणी में जगह मिली और मिसेज यूनिवर्स 3rd रनर अप से सम्मानित किया गया। जोया ने ये सम्मान हासिल कर दुनिया भर में अनगिनत महिलाओं को प्रेरित किया है। अपने भरोसे, कड़ी मेहनत और अपने सपने को हकीकत में बदलने के जुनून ने ही न सिर्फ जोया को सफल बनाया, बल्कि महिलाओं की शक्ति और दृढ़ संकल्प का शानदार उदाहरण पेश किया है। नागपुर से योगेश पांडे, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। आसनसोल के एक परिवार ने अपनी विधवा बहू का दोबारा से घर बसाकर ये भी कर दिखाया। आसनसोल के घाघरबुरी मंदिर में रिम्पी चटर्जी की दोबारा से शादी हुई और ये शादी उनके ससुराल वालों ने करवाई। रिम्पी साल 2013 में पश्चिम वर्धमान जिले के किंदा इलाके में चटर्जी परिवार में बहू बनकर आई थी, लेकिन 2016 में उनके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तब से वो अपने ससुराल में ही विधवा बनकर जी रही थी। ससुराल वालों के सामने बड़ा सवाल था कि महज 29 साल की रिम्पी अपना लंबा जीवन अकेले कैसे बिताएंगी। लिहाजा उन्होंने रिम्पी की दूसरी शादी करने का सोचा और उसके लिए नए जीवन साथी की तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद आपसी सहमति से पास के ही गांव में एक व्यवसायी रघुनाथ राय से रिम्पी का विवाह तय हुआ। रिम्पी के ससुराल वालों के मुताबिक उसका नया ससुराल शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत है। सबसे अच्छी बात ये रही कि दोनों परिवारों ने रिम्पी के जीवन के खालीपन को समझा और उसके जीवन में दोबारा खुशी लाने की कोशिश की। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व और वहां जाने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। सरिस्का के रणथंभौर से एक नए टाइगर को शिफ्ट किया गया है। करीब 3.5 साल के इस बाघिन को ST 134 का नाम दिया गया है। सरिस्का आने के बाद इसे ST 30 का नाम दिया जाएगा। इसके आने के बाद सरिस्का में कुल बाघिन की संख्या 14 हो जाएगी, जबकि बाघों की संख्या की हम बात करें तो वो 8 है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इस बाघिन को दवा देकर बेहोश किया गया। इसके बाद वन विभाग के बड़े अधिकारियों की देखरेख में पूरी हिफाजत के साथ इसे सड़क मार्ग से सरिस्का लाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाली महिला पुरुषों के साथ ढोल बजाते हुए जमकर थिरके। असल में मुख्यमंत्री रामगढ़ जिले में अपने पैतृक आवास पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों के साथ ढोल बजाया, उनके साथ डांस किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सपरिवार के साथ, अपने परिवार के साथ महापर्व मनाने के लिए पैतृक आवास नेमरा गए थे, जहां उन्होंने रीति रिवाज से कुल देवता की पूजा अर्चना भी की। देखिए, अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामगढ़ झारखंड से तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से ढोल बजाते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। लोग भी आसपास जमकर झूमे हैं। और जो दूसरी तस्वीर उस दौरान की तस्वीर है जब
मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पहुंचे थे।